आज इस वीडियो में हम चौथा खंड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पिछले खंड में हमने पढ़ा कि कैसे वे दोनों मटर के खेत में मटर खाते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। साबिका का अर्थ है ऐसा वास्ता, मतलब ऐसा सबक पढ़ा। ठीक है। समझ ही में ना आता था या कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब उन्हें कम से कम गया सूखा भूसा तो देता था ना। ये कैसा मालिक है, स्वामी है जो इन्हें तो कुछ भी ना दे रहा, पूछ ही नहीं रहा। इसीलिए वे कहते हैं इससे अच्छा तो गया ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी। कांजी हाउस का नज़ारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई बकरी, घोड़े, भैंस है, किन्हीं के पास खाने को चारा नहीं है, सब मरियल से पड़े हुए हैं। और दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं कि कोई चारा लेकर आ जाए, पर कोई नहीं दिखा। तब वे नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। ठीक है। पर इससे क्या ही तृप्ति मिलती, संतुष्टि या खुशी मिलती। अब रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब भाई कोई दिन भर कोई भूखा रहे तो रात को कैसे चलेगा। और क्या बोलते, हीरा के दिल में तो विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मतलब दिन भर भूखा, रात में भी कोई उपाय नहीं खाने पीने का, तो प्राण जाने जैसा प्रतीत होना तो स्वाभाविक है। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। इस बार हीरा मजबूती दिखा रहा है, वो मोती को प्रोत्साहित कर रहा है कि चलो दीवार तोड़ डालते हैं। लेकिन मोती थक गया है, वो भूख सहन नहीं कर पा रहा, भूखे कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। तो हीरा कहता है, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। बूते से तात्पर्य है बल या क्षमता। ठीक है। सारी अकड़ निकल गई। वह उसकी आलोचना कर रहा है कि बस इसी बल क्षमते पे तुम अकड़ते थे, इतनी जल्दी तुम्हारी सारी अकड़ और मजबूती निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े मतलब जहाँ पे उन लोगों को बंद किया गया था, वो कमरा। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ मतलब एक ऐसे उसका एक परत निकल आया। ठीक है। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। मतलब जब एक चिप्पड़ उजड़ गया, एक परत उजड़ गया, तो उसमें और साहस आ गया। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। अब दिन भर कोई नहीं आया, रात में भी कोई नहीं, शाम में भी कोई नहीं आया, लेकिन आधी रात को कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन आप लोग जानते हैं। लालटेन पहले ज़माने में एक क्या बोलते हैं, दिया होता था जो मिट्टी तेल से जलाया जाता था। ठीक है।
अगर आप लोग यहाँ पे आए शब्दों को आप शब्द या फिर कोई भी चीज़ का प्रयोग हुआ है, ऐसा चीज़ जो आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में जानने का, खोजने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसको खोजेंगे, देखेंगे, तो अब वो चीज़ आपको याद होते जाएगा। ठीक है। लालटेन हमारे छोटे होने तक भी था, अब देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है दूर दराज में। तो चौकीदार लालटेन लेकर आता है। फिर हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। जैसे कि हीरा तो दीवार तोड़ने में लगा हुआ था, तो जैसे वह आता है, उसका ये जो उज्जड़पन है, जो वो वहाँ पे बौखला रहा था, मिट्टी तोड़ने के लिए लगा हुआ था, दीवार तोड़ने के लिए जो लगा हुआ था, तो वह देखकर गुस्सा हो जाता है चौकीदार, तो उसे डंडे से बहुत पीटता है और मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हर बार मोती पहल करता था, पर इस बार हीरा ने पहल की थी। तो मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर मार खाई, क्या मिला? कुछ नहीं। तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? मोती कहता है कि तुमने जोर तो लगा लिया, लेकिन कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना, तुम्हें और बांध दिया गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह कहता है कि मारता ही जाऊंगा जोर से, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए। तो मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक मुहावरा है। ठीक है। इस पाठ में अगर आप मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो वे अपने कहानी में मुहावरों का बहुत प्रयोग किए हैं। ठीक है। इस कहानी में भी बहुत सारे मुहावरे आए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है। ये भी एक मुहावरा है। आगे, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। हीरा कहता है कि मुझे परवाह नहीं, वैसे भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। वो कहता है कि सोचो, अगर दीवार गिर जाती तो कितने जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। जब मोती द्वारा ये कहा जाता है कि दीवार अगर गिर जाती तो कितने भाई जो यहाँ पे बैल, बकरी, गाय, गधे बंधे हुए हैं, जो कि मरने के कगार पे खड़े हैं, तो शायद वो बच जाएंगे। तो मोती बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। वह इतना जोर लगा रहा है जैसे कि किसी दुश्मन से लड़ रहा है। ठीक है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उन दोनों ने पूरे 2 घंटे जोर लगाया और दीवार ऊपर से गिरा दिया। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा। इस बार उसने 2 गुना शक्ति से, दूनी शक्ति जब पहला खंड में आया था तब मैंने बताया था दूनी शक्ति का तात्पर्य है दोहरी, 2 गुनी शक्ति। ठीक है। तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। देखो, जिनमें जान नहीं थी वे दीवार गिरते ही चेत पड़े। उनमें उनकी चेतना जागी। उनमें ये भाव, मतलब उनको पता चल गया कि वे अब आज़ाद होने वाले हैं। ठीक है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। लो, पाठ के शुरुआत में ही गधा को गधा क्यों कहा जाता है ये हमने जाना। यहाँ भी बताया जा रहा है कि वे ज्यों के त्यों खड़े थे। घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें सब भाग गईं, पर गधे नहीं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा,
जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। देखो, वे भागने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उनको पहले ही डर आ गया कि कहीं वे फिर न पकड़े जाएं। एक गधे ने कहा कि वे जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। ठीक है, तो क्या हरज है, तो क्या बुराई है। वो कहता है अभी तो भागने का अवसर है ना, जब पकड़े जाएंगे तब पकड़े जाएंगे, कल का क्या पता। तो हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो गधा कहता है नहीं, हमें भागने से डर लगता है, पकड़े जाने से डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, जिए चाहे मरे। ठीक है, अब आगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब सारे जानवर भाग गए और दो गधे तो खड़े के खड़े थे, लेकिन मोती की रस्सी टूट चुकी थी, पर हीरा की रस्सी टूट नहीं रही थी और मोती उसकी रस्सी तोड़ने में सहायता कर रहा था। लेकिन हीरा कहता है कि तुम चले जाओ, कहीं वे फिर ना आ जाए और तुम पकड़े जाओ, मुझे यहाँ रहने दो। वह बोलता है, लेकिन मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? वह कह रहा है, यहाँ पे भी आप उनकी दोस्ती का मिसाल देख सकते हो कि कैसे वह कह रहा है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद आज तुम विपत्ति में हो तो तुम्हें विपत्ति में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, वो कहता है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे या तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इस पंक्ति में वह कह रहा है कि मटर के खेत में तो वह गया था ना, वो तो भाग चुका था हीरा, लेकिन मोती की वजह से ही वो दोबारा पकड़ा गया। तो वही बात को यहाँ पे दोहरा रहा है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। वो कह रहा है कि इतना तो हो गया कि जो भी 9-10 जानवर थे, प्राणी थे, वे भाग गए, वे तो जरूर आशीर्वाद देंगे हमें। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। गधे भागने को सक्षम नहीं थे, ना ही वो भागना चाहते थे, लेकिन मोती ने उन्हें सींग मारकर बाड़े के बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर हीरे के पास आकर खड़ा हो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हीरा का रस्सी तोड़ते तोड़ते रात से सुबह हो गई और वे भाग नहीं पाए। सुबह हो गई और मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे कितने गुस्से हो गए। ठीक है, कितना गुस्सा हो गए वे सब। खूब मरम्मत हुई से तात्पर्य कि उन्हें बहुत मारा पीटा गया, मोती को भी, और उसको फिर से दोबारा मोटी रस्सी में बांध दिया गया। आप लोगों को यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी कि कैसे इनकी दोस्ती का मिसाल दिया गया और कैसे स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया है कि ये अपने आज़ादी के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे खंड है, पांचवा खंड। यह आखिरी खंड है, इसलिए मैं इसको चौथा और पांचवा खंड मिला के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए आगे समझते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। बाकी जो कांजी हाउस में बंद थे जानवर, घोड़े, बकरियाँ, वे तो भाग चले, लेकिन
हीरा की रस्सी ना टूटने की वजह से मोती नहीं भाग पाई और वे दोनों पड़े रह गए। ठीक है। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। तृण, तिनका, ठीक है, सूखी घास। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। मतलब उन्हें दिन भर में सूखी घास तक नहीं दिया जाता था, बस दिन भर में एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था, यही उनका मतलब दिन भर का अनाज था, दिन भर गुजारा करने का एक आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी, उनके पंजरे पसली निकल आए थे। ठीक है। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले निकले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। मतलब एक दिन डुग्गी बजने लगी, एक तरह का छोटा बाजा, जैसे कि हमने लिखा है वाद्य यंत्र, जैसे कि ढोल जैसा होता है। उस दिन उन लोगों की नीलामी का दिन था। ठीक है। तो वे तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि लोग उनकी सूरत देखकर ही अपना मन फीका कर लेते थे। वे मरियल से हो गए थे। तो वे एक दूसरे से बात करती कि ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा एक दढ़ियल आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यह विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उनके अंदर एक डर की भावना आ गई कि इतना विशाल दढ़ियल आदमी क्यों उन्हें छूकर जांच रहा है कि वे कैसे हैं। ठीक है। वे कांप उठे। हीरा ने कहा, गया के घर से न भागे, अब जान न बचेगी। नाहक भागे अर्थात बिना कारण के, व्यर्थ। ठीक है। यहाँ पे और एक शब्द आया है भीत नेत्रो। ठीक है। तो डरे हुए, भीत का अर्थ है डरे, डरे, डर, डर के नेत्र, मतलब उनके नेत्रों में डर थी। और फिर यहाँ हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, बिना कारण के या फिर व्यर्थ, अब जान ना बचेगी, अब तो बचेंगे ही नहीं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे। आगे यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। जैसे उन्हें पता चल गया था कि ये आदमी कौन है, वे एक दूसरे से बात करने लगे कि हमने इतना इतना कठिन परिश्रम किया, इतना दुख झेला, पर भगवान हम पे दया नहीं करता। एक बार तो बच्ची के रूप में हमें बचा लिया, अब आगे क्या होगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। देखो, इन दोनों बैलों ने कभी जिंदगी से हताश नहीं माना, कभी हर हर स्थिति में इन्होंने हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखा। ठीक है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। जैसे कि मैंने कहा कि कांजी हाउस में समय समय पर पशुओं की नीलामी भी की जाती है, तो उस दिन इन दोनों की नीलामी हो गई, जिसमें वह दढ़ियल आदमी इन्हें ले जाता है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, वे पूरा अंदर से डर रहे थे, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे।
पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। तब जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक झुंड गाय बैलों का हरे हरे घास चर रहा है। ठीक है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर आपने देखा होगा ना, ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम ये बहुत नोटिस करने वाली बात है कि गाय बैल अपने मुंह को दिन भर चलाते रहते, जैसे कि वो कुछ खा रहे हैं, तो उसको पागुर बोल रहे हैं। ठीक है। कितना सुखी जीवन था इनका। वे जब उनको जब दड़ियल आदमी ले जा रहा है तो झुंड को देखकर वे सोच रहे हैं कि कितना सुखी जीवन है इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। वे उनसे शिकायत भी कर रहे हैं कि वे खुले में चर रहे हैं घास, लेकिन उन्हें हमारी चिंता नहीं है। वे बहुत स्वार्थी हैं। हम दोनों भाई कैसे बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब जाते जाते उन्हें याद आया कि यह रास्ता उन्होंने कभी देखा है। यह परिचित राह है। ठीक है। राह मतलब रास्ता। उन्हें क्या बोलते हैं, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण मतलब तुरंत ही उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गए। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जब हम कुछ चाहते हैं किसी चीज़ का, हम किसी चीज़ के सामने हम पहुंचने वाले रहते हैं, तो हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ का इंतज़ार में हम रहते हैं और हमें मिलने वाला रहता है, तो हमारे अंदर के दुखों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सेम वही इनके साथ भी हुआ। सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। वह जान गए कि वह उनका ही घर का रास्ता है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पूर एक तरह का यंत्र है जो पुराने ज़माने में पानी खींचने वाला होता था। ठीक है। जिसका प्रयोग पानी खींचने के लिए किया जाता था, जिसमें दो बैलों को बांध के उनका चक्कर, कुएं के गोल गोल चक्कर लगाने से पानी निकलता था। ठीक है। इसको रहट भी बोलते हैं। आगे मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, सामने आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते, मतलब दोनों एकदम अत्यंत खुश होकर, छोटे बछड़े जो अपने पैर हाथ फेंकते हुए, उछल कूद करते हुए कुलेल करते हैं ना, अपना खुशी जाहिर करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, वैसे ही वे घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। थान मतलब उनको घुटने का, जो घर के बाहर जो घुटने का जगह होता है ना, जो छप्पर करके बनाया जाता है। ठीक है। और अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था मतलब धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, ठीक है। जब वे मिले तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे और वे अपना प्यार जाहिर करने लगे झूरी का हाथ चाट कर। ठीक है। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी कहता है, जब दड़ियल कहता है कि मैं मवेशी खाने कांजी हाउस से इन्हें नीलाम करके लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ, तो झूरी कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम चुरा के लाए हो।
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झुरी कहता है कि मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तब ये बिकेंगे, किसी को भी हक नहीं है। ठीक, अख्तियार मतलब हक, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ठीक है। दढ़ियर झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। तो झोरी से बाताबती यानी कि नीलामी की बात करने पर और अपने हक जमाने पर, झोरी से लड़ाई होने पर वह उन्हें ज़बरदस्ती ले जाता है, पर मोती उसका विरोध करता है और उसे दौड़ा के भगा देता है। ठीक है। फिर गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि उन दोनों ने झुरी के पास आने के लिए अत्यंत प्रयास किया, कभी हार नहीं माना। तो यह कहानी हमें यह सिखाता है कि हमेशा कैसे दोस्ती निभानी चाहिए, कैसे अपनी मित्रता निभानी चाहिए, अपने मित्र के साथ सदैव खड़ा होने चाहिए। और यहाँ पे किसान और समाज, किसान का भी दर्शाया गया है, और किसान का जीवन कैसे है, और उसके साथ ही हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पे इस कहानी का सबसे मेन पॉइंट है मित्रता। ठीक है। और आज़ादी और आत्मीयता और अपनापन और प्रेम की भावना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। धन्यवाद।